हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 3 फरवरी। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, लिंक्स मैंने नीचे दे रखी डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डायरेक्टली बुक्स चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, अगर जो लोग यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख रहे हैं। हमारा आज से इंटरनेशनल रिलेशन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिनको ज्वाइन करना दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा दोस्तों, अभी आगे चल के देख लेंगे। जो बहुत नए हैं उनको मैं तीन ही चीज़ें सजेस्ट करूंगा दोस्तों। एक तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स लीजिए और एक मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर लीजिए कि आपको हम पुश करते रहे, गाइड करते रहे। मेंटरशिप प्रोग्राम में है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद करंट अफेयर में जाएंगे। बेसिकली क्या है कि इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा पूरे साल तक कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। हम आपके साथ लगे रहेंगे। हफ्ते का टारगेट मिलेगा, डेली का टारगेट मिलेगा उसमें, और संडे को आपको इवलेट भी करेंगे कि आपने कितना इंप्रूव किया है, क्या क्या किया है आपने, और सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फाउंडेशन कोर्स की बात करें दोस्तों, तो फाउंडेशन कोर्स आप जरूर लीजिए। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और इसके एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, फिर भी हमने 2 दिन तक अभी विंडोज ओपन रखी है। ये 6 फरवरी तक बंद हो जाएंगे। ठीक है, पेमेंट मेथड देखो आप याद रखिएगा, आप किसी मोबाइल के थ्रू करिएगा या अकाउंट में, या तो ऐप के थ्रू। किसी और चैनल के थ्रू आप अगर पेमेंट करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए नहीं होंगे। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, आपको ये मोबाइल नंबर के थ्रू फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम कर सकते हैं, इस अकाउंट में कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा डीकेएसएस एकेडमी का ऐप है, उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तीन ही ऑप्शन है आपके पास। अगर किसी और मेथड से करते हैं, इनकेस अगर कुछ फ्यूचर में कुछ दिक्कत होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं होंगे। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे के साथ ऐसा हो चुका है। किसी और को उन्होंने कॉल करके उनसे पेमेंट ले लिया। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, तीन ही मेथड है आपके पास। चलिए अब करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। देखो करंट अफेयर में बात करते तो हिंदी इंग्लिश से थोड़ा एलर्जी नहीं रखिए। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है क्या कि हिंदी में चीज़ें नहीं मिलती तो मुझे इंग्लिश में डालना पड़ जाता है। ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन आपको पूरा हिंदी में करूँगा। बेसिकली है क्या ये स्टार प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टार प्रोजेक्ट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो स्टार का मतलब क्या है, स्ट्रेंथिंग। एस से स्टार में एस जो पहला है उसका मतलब स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इस स्टार का फुल फॉर्म का मतलब यही है। ठीक, अब ये प्रोग्राम है क्या। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्लस वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर बेसिकली इस एग्रीमेंट को साइन किया, जो कि 5,718 का ये प्रोजेक्ट है। इसमें करेंगे क्या, इसमें दोस्तों हम 5 स्टेट्स हैं जिसके हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। उस डेवलपमेंट में क्या क्या करेंगे, आपको पता है कि प्राइमरी जो लेवल पे हमारी एजुकेशन होती है, खासतौर पे गवर्नमेंट में, ठीक है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मैं बोल रहा हूँ, जानबूझ के ख़राब बोल रहा हूँ, ख़राब है एक्चुअली में। ठीक है, आपने एक आम आदमी पार्टी का नाम सुना होगा, आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली में इनकी बात करें तो इनको दो चीज़ों के लिए बड़ी सराहना की जाती है। एक तो इन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, और थोड़ा हेल्थ में भी किया है, बट एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। तो गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि हम स्टेट को टारगेट करते हैं और स्टेट्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उसमें देखो, लगभग इनका कहना है कि लगभग 25 करोड़ के आसपास बच्चे हैं जो 6 से लेकर 7 मतलब 6 to 17 ईयर के बीच में होते हैं। ठीक है, और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास स्कूल्स हैं। और उसमें टीचर्स की बात करें तो लगभग टीचर्स भी दोस्तों 1 करोड़ के आसपास टीचर हैं। ठीक है, तो आप कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए कि देखो होता क्या है कि हम बच्चों को चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे, चीज़ें दें, लेकिन अगर हम टीचर को डेवलप नहीं करेंगे, टीचर को भी तो हमने आपको समय के साथ इंप्रूव करना पड़ेगा ना। राइट, जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक स्कूल के लिए क्या चीज़ें जरूरी होती है, तीन चीज़ें होती है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एक टीचर जरूरी हो गया, और एक स्टूडेंट जरूरी हो गया। इन तीनों में से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप गुरुकुल के टाइम पर एडजस्ट लोग कर लेते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया लेकिन टीचर ही खराब है, तभी वो आउटकम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से दोस्तों जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब बिल्डिंग्स चाहिए, अच्छी बिल्डिंग्स चाहिए, टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। ठीक है, टीचर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, प्लस स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, देखो टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट्स खराब भी है या मंद बुद्धि का है तो उसको हम धीरे 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 डेवलप कर सकते हैं। लेकिन टीचर मंद बुद्धि का है तो स्टूडेंट्स को एडवांस कैसे बनाएगा। राइट, अब टीचर अगर कोई बन क्वालिफाई करके जा रहा है, या बीएड या बीटीसी या फिर ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू जाते हैं वो लोग। राइट, तो अगर उसमें अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसमें बात करें तो टीचर की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होती है, लेकिन वो अपडेट टाइम टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अपडेशन भी देखा देखा जाएगा टीचर्स का। ठीक है, और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर, जैसे आज के टाइम पे आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाती है, जिसमें आप बात करते हैं हम डिजिटल एजुकेशन की। ठीक है, प्रोजेक्टर, राइट, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, तो ये सारे हमारे अब इंस्टीट्यूशन में होने जरूरी है। प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से समझा सकते हैं। अगर हम मैपिंग पढ़ाना तो मैपिंग हम प्रोजेक्टर के थ्रू बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, रेदर देन कि बना के बताने में। ठीक है,
अच्छा, इस प्रोजेक्ट में छः स्टेट्स को लिया गया है। वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। 6 स्टेट हैं, ये याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन बनता है ये देख लेते हैं एक बार। देखो प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला ये क्वेश्चन बनेगा कि स्टार प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है। देख, तो ये पता चलना चाहिए आपको फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, किस सेक्टर के लिए, मतलब स्टार प्रोजेक्ट किसके लिए है, इंजीनियरिंग के लिए, कृषि के लिए, तो आप यहाँ क्या रखोगे, एजुकेशन के लिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलकर स्टार प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा क्या क्वेश्चन बनेगा, कितने स्टेट्स को लिया गया है। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने स्टेट्स हैं इसमें, अभी 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा, वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं, हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन क्या बनेगा, 6 क्वेश्चन बनेगा कितने स्टूडेंट्स को हम इसमें लाभ पहुंचाने वाला है। तो याद रखिएगा 25 to 50 मिलियन स्टूडेंट्स को, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, जिनकी एज कितनी रखी गई है, 6 to 17 के बीच में, ठीक है। स्कूल्स कितने हैं इसमें, 1.5 मिलियन। उसके अलावा क्या याद रखना है, 10 मिलियन टीचर्स को इस पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो उनको भी सीखने को मिलेगा ना कि हम अपने आप को कैसे अपडेट करें। देखो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने टोटल कितने बता दिया आपको, मतलब करीब 7-8 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं अगर उसको पूछना होगा तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये करने के बाद टेस्ट सीरीज कभी लगाइएगा, उसमें देखेंगे अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें दे पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बजट के लिए मैंने बोला डिस्कस करने के लिए दोस्तों, लेकिन बजट आज डिस्कस नहीं करते हैं, बजट हम लोग डिस्कस करेंगे संडे को। संडे को हम क्या क्या करने वाले एक बार पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके अलावा बजट डिस्कस करेंगे। ये तो बजट हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे तो बजट बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लगभग एक दो घंटे से ऊपर चला जाएगा बजट डिस्कस करने में, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इकोनॉमिक सर्वे भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम दोनों को रखते हैं दोस्तों संडे के लिए, ठीक है। इसकी हम क्या क्लासेस करेंगे, संडे को करेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो पहली बार ऐसा हुआ कि जो बजट पेश हुआ वो पेपरलेस बजट हुआ है, पेंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से। फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट, मतलब किसी के पास बजट की कॉपी नहीं थी, ठीक है, सब डिजिटली रूप से सबके पास पड़ी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्लस आर्टिकल 112 में दोस्तों बजट के बारे में चर्चा नहीं किया है, उसमें क्या क्या है, कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उसमें लिखा गया है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये लिखा गया बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, जो आपका आर्टिकल 112 है। अब देखिए आपको साथ में ना बेयर एक्ट भी रखना चाहिए। मैंने हमेशा बच्चों को कहा कि बेयर एक्ट रखिए। बेयर एक्ट में है क्या, बेयर एक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो बेसिकली इसमें सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। दैट इज बेयर एक्ट एक किताब आती है, ग्रीन कलर या येलो कलर में भी आती है, दोनों कलर में आती है, और कोई और भी कलर है तो कोई सुने, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की आती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बजट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे, जब हम संडे को डिस्कस करेंगे ना तो ए टू जेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एक एक करके हम डिस्कस करते चले जाएंगे उसमें, ठीक है। देखो बजट में हम क्या क्या दिखाते हैं थोड़ा सा समझ लो। हम एक तो यह दिखाते हैं कि हमें कितने रेवेन्यू हो रही है, पैसा कितना कमा रहे हैं, ठीक है, वो हम दिखा देते हैं। प्लस कितना पैसा हम आगे कमाने वाले हैं वो भी दिखा देते हैं, ठीक। उसके अलावा हम खर्चे कहाँ का किए थे और कहाँ का करने वाले हैं, किस किस सेक्टर्स में, जैसे मनरेगा चल रहा है तो मनरेगा में हमने पिछले साल कितना पैसा खर्च किया था, इस साल कितना करने वाले हैं, ठीक है। कितना पैसा अलॉट किया गया था, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना इस बार अलॉट कर रहे हैं, कितना इस बार खर्च होने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि कितना टैक्स बढ़ाना है, टैक्स घटाना है, ठीक है, तो वो टैक्सेस वगैरह को भी लेके इसमें हम क्या करते हैं, इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा करीब बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस की गई दोस्तों इसमें, तो लगभग 7 से 8 ऐसी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, जो हमें पढ़ना है, जो ज़्यादा हाईलाइटेड था, बजट में कई बार कहा गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो बजट होता है ना उसको 6 स्टेज में मतलब 6 स्तरों पे इसको पास किया जाता है, मतलब 6 स्तरों से होकर गुजरता है बेसिकली कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो 6 स्टेज कौन कौन से होते हैं, तो इन 6 स्टेज की बात करें, देखो मैं निर्मला सीतारमण ने क्या किया, सबसे पहले बजट बजट को प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जनरल डिस्कशन होगा, ठीक है। फिर जो डिपार्टमेंटल कमिटीज है उसको स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है उनके पास। फिर उसके बाद क्या होगा, जितने जितने पैसे अलॉट किया गया डिपार्टमेंट को, ठीक है, वो कहेंगे नहीं सर हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसमें कम बजट लग रहा है, तो उस पर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, डिमांड ऑन ग्रांट्स, ठीक है। उसके बाद बजट का जो बिल है उसको पास किया जाता है, ठीक है, ठीक है।
तो उसको क्या कहता है, एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब जितने भी आपको घटाने बढ़ाने वाले से सारी चीज़ें वो पास करेंगे, फिर फाइनल जो फाइनेंशियल बिल है पूरा कंप्लीटली उसको पास कर दिया जाता है। ये 6 स्टेज होता है जिसमें डिस्कशन भी होता है, पैसे घटाने हैं, पैसे कटौती करनी है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, ये पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन जब बजट डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल नए हो तो कोई इशू नहीं है, आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार डस्ट 1.0 बेसिकली क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। कई बार हमें नाम दे के पूछ लेता है और हमें आइडिया नहीं होता है। तो स्टार डस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो बेसिकली यूएस के द्वारा लोअरिंग कॉमर्स सेंटर मैंने यूएस में, ठीक है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, बायोफ्यूल से रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने कह रहे हैं कि हम बायोफ्यूल के थ्रू हम क्या करेंगे, रॉकेट चलाएंगे। अभी आप क्या ईंधन यूज करते हैं ना, हम क्या करते हैं, अभी ईंधन यूज करते हैं, लाइक। तो हम उसमें क्या करेंगे, जो जो फ्यूल्स यूज करते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हजार्डियस हो जाता है। तो ये कहा जाता है जो बायोफ्यूल हम यूज करेंगे नॉन टॉक्सिक होगा। ठीक है, इसमें जहरीलापन नहीं होगा, जो इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, इन कम्पेयर टू जो हम ट्रेडिशनली अभी आजकल आज के टाइम पे हम फ्यूल्स यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखो मुझे पॉइंट्स क्या बताना था, ये बता रहा हूँ। एक तो स्टारडस्ट क्या है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली बायोफ्यूल की रॉकेट में जो बायोफ्यूल यूज करेंगे रन करने के लिए, बेसिकली यही है, इसको इन्होंने नाम दिया है। ठीक है, अब देखो बायोफ्यूल्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी बायोफ्यूल्स होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब है जो हम जैसे फॉरेस्ट से मिल जाते हैं, लैंड फिश जो ज़मीन में गैसें होते हैं उससे मिल जाती हैं, लकड़ी की चिप्स होती हैं। ठीक है, उसको हम बायोफ्यूल्स से बनाते हैं, फायरवुड होते हैं, जलाने वाली लकड़ी होती है, उस जो हम उससे जो हमें बायोफ्यूल्स मिलता है बेसिकली। ठीक है, जैव ईंधन बोलते हैं, बायोफ्यूल्स का मतलब जैव ईंधन होता है। इसको हम बोलते हैं प्राथमिक या प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी बायोफ्यूल्स में 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों जैसे आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, इनसे हम जो बायोफ्यूल्स बनाते हैं, बायो इथेनॉल बनाते हैं, जो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। आपने कई बार सुना गन्ने से हम क्या बनाते हैं, गन्ने से हम बायो इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, इथेनॉल बनाते हैं, तो ये आपने सुना होगा, बायोफ्यूल्स में यूज होता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, जैसे जेट्रोफा का पौधा है, ठीक है, कासावा है, तो इनके पौधों से जो हम बायोफ्यूल बनाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल्स। थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल्स क्या होते हैं दोस्तों, इसमें हम एल्गी, ठीक है, माइक्रो एल्गी वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, शैवाल यूज करते हैं, तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसको थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल्स कहते हैं। तो हम जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, जिससे जैसे हम बायोफ्यूल्स अलग अलग चीज़ों से बनाते जा रहे हैं, तो उसको हमने जनरेशन वाइज इसको बांट दिया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, बायोफ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, तो याद रखिएगा, अगर आप मुझसे पूछ दे तो याद रखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी में कितने टाइप्स के होते हैं, तो याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको जस्ट याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोस्तों श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने कहा कि जो हमारा ईसीटी प्रोजेक्ट है इसमें हम किसी भी बाहर की कंपनी को अब काम के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चर्चा में क्यों, थोड़ा याद रखिएगा। ईस्टर्न ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है। ठीक है, ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का मतलब ये है कि ये जो पोर्ट्स हैं उस पोर्ट्स में टर्मिनल को डेवलप करने की भारत और जापान और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ट्राईलेटरल। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका, इंडिया और जापान के साथ। हम क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, पॉइंट पेड्रो, ट्रिकोमाली, हम्बनतोता। हम्बनतोता याद है, चाइना ने डेवलप बहुत पहले से स्टार्ट किया था, और चाइना ने इतना पैसा इसमें लगा दिया कि श्रीलंका के पास तो पैसे ही नहीं बचे, तो उन्होंने 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया। किसने, चाइना ने, किससे, श्रीलंका से। कौन सा पोर्ट, हम्बनतोता। ठीक है, तो एक तरह से 99 ईयर के लिए लीज पे लेने का मतलब है कि 99 साल के लिए किसका ये पोर्ट हो गया, चाइना का। तो अभी क्या ऐसा हुआ कि श्रीलंका ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो कोई डेवलप नहीं करेगा, हम खुद ही करेंगे। क्यों बोला ऐसा, एक्चुअली क्या है कि इनके जो वर्कर्स हैं, जो पोर्ट यूनियन वर्कर्स हैं, इन्होंने क्या किया, मतलब ये कहा कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, या फॉरेन का जो एक तरह से कहते हैं इंटरफेयर नहीं चाहिए। इस पर इन्होंने बड़ा विरोध किया, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि भैया इधर नहीं करना है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि अगर करना भी है तो आप वेस्टर्न साइड में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा ईस्ट वेस्ट कंटेनर कॉरिडोर में इस साइड कर लीजिए, लेकिन इस साइड आप नहीं करिए। ये आपका जाफना है। ठीक है, लिट्टे के टाइम पे बहुत चर्चा में था ये जाफना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, भारत यहाँ पे आ जाता है आपका, इनके बीच में दो खाड़ियाँ, एक तो मन्नार की खाड़ी है, एक पाक स्ट्रेट है। तो ये दोनों याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, पाक और मन्नार। पाक पाक खाड़ी या मन्नार की खाड़ी, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है। चलिए, अब ये दोस्तों देखो थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर आपसे इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि
जम्मू कश्मीर तो पहले से ही था, फिर हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूटी बना दिया। इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, या जनरल पब्लिक को क्या फ़ायदा हो गया, या फिर यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो देखो, एक तो आपने जो किताबें में पढ़ा होगा पहले से कि हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से वहाँ पे आतंकवाद कम हो जाएगा, रूल्स रेगुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स बोल सकते हो। लेकिन एक जो वहाँ के पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो आप। क्या? जैसे हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख खोलेंगे। मतलब लद्दाख में एक हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। जो लद्दाख का मेन प्लेस है लेह, तो लेह में हम क्या करने वाले हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, केंद्र के द्वारा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, सेंट्रल द्वारा फंडेड होता है, ठीक है। तो सारा देखभाल जो होता है सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी दोस्तों, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ के जो लोग हैं, जो लद्दाख में लोग रहते हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहाँ पर टूरिज्म वगैरह धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो ये अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप कहोगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन करने का अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी लद्दाख जैसी जगह में, ठीक है। तो ये आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो एक बार याद रखिएगा। हाँ, अभी प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो हाल ही में कहाँ पे गवर्नमेंट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला है, ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ना के बराबर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐप का डिटेल लिंक दे रखा है मैंने, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जिनको वीडियोस पैक इंटरनेशनल एडिशन का ज्वाइन करना वो कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वेरियस पैकेज हैं, वो आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमें 8840385335 पे कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। और पेमेंट की बात करें तो हमें ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पे कर सकते हो, और अकाउंट दिए हुए अकाउंट में कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके पास ऑप्शन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।